लीडरशिप चेंज होने से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं कंपनियों में, इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमारे सामने है इंडसइंड बैंक का। 2008 के आसपास में रमेश सोबती जो कि सिटी बैंक के चीफ थे, उन्होंने इंडसइंड बैंक ज्वाइन किया था और उस समय भाव तकरीबन कह लें कि 2008 की क्राइसिस थी, उसमें 140 से लेकर नीचे 40 रुपए तक स्टॉक प्राइस हुई। लेकिन उसके बाद लीडरशिप में जो चेंजेज आए थे उसके फ्रूट कंपनी को मिलने लग गए थे, क्योंकि लीडरशिप ही नहीं आई, उनके साथ बहुत बड़ी पेडिग्री, बहुत बड़े जो है टीम लेकर आए थे वो, और उसके साथ बहुत सारे क्लाइंट्स भी सिटी बैंक के इंडसइंड बैंक में जुड़ गए थे। और वहाँ से हमने प्राइस को काफ़ी ज़्यादा हमने बढ़ते हुए देखा। लेकिन फंडामेंटल चेंजेस या बैंक के बिजनेस में एक आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिला। तो लीडरशिप वो चीज़ होती है जो कि एक ड्राइविंग फोर्स कंपनी में कहें। ऐसे ही आज हम एक कंपनी के बारे में बात करेंगे जिसमें कि एक लीडरशिप चेंज होने की बात है और ड्राइविंग सीट पे प्राइवेट प्लेयर्स आ रहे हैं। जी हाँ, हम पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के बारे में बात करने वाले हैं आज, जिसमें कि कार्लाइल ग्रुप ने एक बड़ा जो है चंक लेने जा रही है। कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है कि जो फंड रेजिंग, जो कैपिटल रेज कर रही है 4000 करोड़ रुपए की कंपनी, उसमें एक लायंस पाई जो है वो कार्लाइल ग्रुप लेगी। और उसके साथ ही एचडीएफसी बैंक के जो रिटायर्ड कह लें सीईओ थे, एमडी थे, आदित्य पुरी, वो भी कार्लाइल के इंडिया में कह रहे हैं कि उनके एडवाइजर्स हैं और उनकी तरफ से वो बोर्ड में रहेंगे, बोर्ड में नॉमिनेट किए जाएंगे। और उसके साथ उन्होंने भी 25 करोड़ रुपए के करीब इस कंपनी में जो फंड रेजिंग प्रोग्राम है उसमें वो 25 करोड़ रुपए निवेश भी करेंगे, जिसके कारण कि हम देखें कि 400 रुपए से लेकर पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का भाव 800 के ऊपर होवर कर रहा है। आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं कि क्या आने वाले दिनों में ये और कहाँ जा सकता है, या इसके करंट जो फाइनेंशियल्स हैं वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं, और लीडरशिप चेंज क्या क्या हो सकती है कंपनी में, क्योंकि वैल्यूएशन एक बहुत बड़ा गेम होगा इसमें, गोइंग फॉरवर्ड चेंज होगा। तो उसके लिहाज से ये स्टॉक मुझे लगता है कि काफ़ी लाइमलाइट में रहा है और रहने वाला भी है। आज हम उसी के बारे में सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, फंडामेंटल कैसे हैं, वैल्यूएशंस इनके पीयर्स के साथ देखेंगे। जी हाँ, मैं हूँ संतोष सिंह, इक्विटी प्रोफेशनल्स आपके साथ, और आप देख रहे हैं इक्विटी। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में जो अनाउंसमेंट आया था कुछ दिन पहले, जिसमें कि कंपनी के बोर्ड ने मंजूरी दी है 4000 करोड़ रुपए कंपनी फंड रेज कर रही है, प्लान कर रही है, जिसपे प्रेफरेंशियल इशू जो है करेंगे, इक्विटी शेयर इशू करेंगे और उसके साथ साथ कुछ वारंट भी इशू करेंगे। और उसमें मुख्य रूप से जो भागीदारी ले रहे हैं उसमें कैपिटल जो रेज कर रहे हैं लेड बाय कार्लाइल, कंट्रीब्यूटिंग जो है 80% कार्लाइल ग्रुप इसमें पैसा लगा रहे हैं, और रिमेनिंग अमाउंट जो है वो अदर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, और कुछ फंड्स मैनेज आफ्टर ARES, SSG और जनरल अटलांटिक है जो वो उसमें इन्वेस्ट करेंगे। सैलिसबरी इन्वेस्टमेंट जो कि फैमिली इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, जैसा कि मैंने बताया कि आदित्य पुरी का वो CEO और MD रह चुके हैं HDFC बैंक में, वो भी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। कैपिटल रेज में वो भी हिस्से ले रहे हैं, और वो कार्लाइल के द्वारा नॉमिनेट भी किए जाएंगे बोर्ड में इन ड्यू कोर्स। और की ऑब्जेक्टिव जो कंपनी का है कि फंड रेज के जरिए क्या करेंगी कंपनी की, ऑगमेंट कैपिटल एडिक्वेसी जो रेशियो है उसको ऑगमेंट करेगी, गियरिंग रिड्यूस करेगी, मतलब जो उनका लीवरेज है वो इसमें रिड्यूस होगा। उसके बाद इसमें कुछ ग्रोथ के जो इंजन्स हैं उसको एक्सेलरेट करेगी कंपनी रिटेल सेगमेंट में स्पेशली, क्योंकि आदित्य पुरी की जो लेगेसी है अगर देख लें तो जिस तरह से रिटेल बैंकिंग को उन्होंने स्ट्रॉन्ग किया है, साथ ही साथ जो होलसेल बैंकिंग है उसको भी काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग किया है, वो अपनी पूरी लेगेसी लेके आ रहे हैं। और उसके साथ कंपनी भी ये उम्मीद कर रही है कि ये सारी चीज़ें आने वाले दिनों में कंपनी में होंगी। कंपनी जो बता रही है कि जो पैसे आएंगे उससे क्या हो सकते हैं, तो सबसे पहली चीज़, जो पैसा 4000 करोड़ रुपए कंपनी रेज करेगी, उसमें जो सबसे पहली चीज़ होगी वो क्रार जो उनका कैपिटल रिस्क वेटेड एवरेज जो है वो इनका ठीक होगा, सुधरेगा। प्रेजेंटली जो कि 18.7 है, कंपनी देख रही है कि उसमें ऑगमेंट होगा, और ये करीब बढ़ के वहाँ से 28% के करीब हो जाएगा। और गियरिंग इसमें इम्प्रूव होगी, मतलब कंपनी का जो लीवरेज है
जो जैसे कि हम कह रहे हैं डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 6.7 टाइम्स कह रहे हैं, और वो घट के 5 टाइम्स के करीब हो जाएगा इस फंड रेजिंग के बाद में। मतलब डिपेंडेंसी ऑन ओन्स कैपिटल कह लें कि ज़्यादा हो जाएगी। और इसके साथ कंपनी क्या देख रही है कि इसमें ग्रोथ एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि एक बड़ी प्राइवेट कंपनी को एक लार्ज चंक दिया जा रहा है, बोर्ड में उनके मेंबर्स होंगे और उनके मेंबर्स के प्रेजेंस और उनकी जो लेगेसी है, जिस तरह से उन्होंने प्रीवियसली काम किया है या उनका जो एक्सपीरियंस है, वो सारी चीज़ें वो लेकर आएंगे और उस एक्सपीरियंस का लाभ इस कंपनी को आने वाले दिनों में हो सकता है। और ग्रोथ अपॉर्चुनिटी जो हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में है विथ प्रीडोमिनेंटली रिटेल फोकस रहेगा, उस पे कंपनी काम करेगी और इंक्रीज फोकस होगा फास्ट ग्रोइंग अफोर्डेबल होम लोन्स की तरफ। और कंपनी को लेंडिंग मॉडल एक लेके आ रही है जिसमें जिसमें ग्रेटर प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस होगा, और कंपनी ऑलरेडी जो है को लेंडिंग एग्रीमेंट एक साइन किया इन्होंने येस बैंक के साथ, और अपनी रीच कुछ और अदर प्लेयर्स के साथ भी बढ़ाएगी, ऐसा कंपनी सोच रही है। अब चलिए हम देखते हैं कि कंपनी के कुछ वैल्यूएशंस को देखें और उनके कुछ फंडामेंटल्स को देखेंगे। उसके पहले हम देखें कि लास्ट कंपनी अभी अपने रिजल्ट देकर जस्ट अभी गई है कुछ दिनों पहले, और उसमें कंपनी ने कैसा किया है। तो कंसोलिडेटेड बुक्स की अगर बात करें तो कंसोलिडेटेड बुक्स में अगर देखेंगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट रहा है लास्ट ईयर 646 करोड़ के करीब था, वो बढ़कर इस साल 929 करोड़ रुपए के करीब हुआ है कंपनी का। क्वार्टर की बात कर लें तो 127 कंसोलिडेटेड बुक्स की बात कर रहा हूँ मैं, और 127 करोड़ के प्रॉफिट है, जो कि लास्ट क्वार्टर 232 करोड़ का प्रॉफिट था। तो लास्ट ईयर से कम है प्रॉफिट थोड़ी, और लास्ट क्वार्टर से कम है, लेकिन लास्ट ईयर कंपनी को 242 करोड़ रुपए का नुकसान था, उस पे कंपनी को प्रॉफिट आया है। मतलब एक टर्न अराउंड कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देख रही है। एसेट अंडर मैनेजमेंट कंपनी के लिए एक बहुत ही NBFC कह लें या बैंक कह लें, उसको हम देखते हैं कि एसेट अंडर मैनेजमेंट कंपनी का कैसे रहे हैं और उस पर उनकी प्रोग्रेस ईयर ऑन ईयर कह लें या फिर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर किस तरह से हो रही है। तो हम देख रहे हैं चूँकि कोविड-19 पीरियड है, 1 साल 1.5 साल हो गए हैं, उसमें कंपनी ने डिक्रीज दिखाया अपने एसेट अंडर मैनेजमेंट को। 74,470 करोड़ का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है मौजूदा, जो कि लास्ट ईयर सेम टाइम पे 83,346 करोड़ के करीब था, तो ये डिक्रीज हुआ है लास्ट ईयर से। और लोन एसेट्स की बात कर लें, पूरे टोटल एसेट हमने एसेट अंडर मैनेजमेंट देखा, अब उसमें उसका जो पोर्शन है उसमें लोन एसेट्स है, वहाँ पर भी हमने एक गिरावट देखी है। 67,571 करोड़ लास्ट ईयर लोन एसेट था, जो कि घटकर 62,256 करोड़ के करीब हुआ है। मतलब बिजनेसेस कह लें या लोन बुक कह लें, एसेट कह लें, वो श्रिंक हुआ है लास्ट ईयर से इस साल में। और कंपनी की सिमिलरली बोरोइंग भी डिक्रीज हुई है, 68,216 करोड़ की बोरोइंग लास्ट ईयर थी, जो कि घटकर 59,942 करोड़ हुई है। ग्रॉस NPA की अगर बात कर लें, चूँकि ये पीरियड थोड़ा टफ पीरियड है, ट्राइंग टाइम्स हैं अभी, और उसमें जो ग्रॉस NPA है वो बढ़कर 4.44% रहा है इस मार्च में, जो कि 2.75 था लास्ट ईयर इसी मार्च में। तो लास्ट ईयर से एसेट क्वालिटी में डिटेरियोरेशन देखने को मिल रहा है। नेट NPA के लिहाज से भी अगर देखें तो 2.43 नेट NPA इस क्वार्टर इस साल रहा है, जब फाइनेंशियल ईयर क्लोजर में लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर में 1.75 था। तो ये जो है थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है कि एसेट क्वालिटी डिटेरियोरेट हुई है और लोन बुक छोटी हुई है, और टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट भी कंपनी के कम हुए हैं लास्ट ईयर से। अब वैल्यूएशंस को देखते हैं, और वैल्यूएशंस में हम सबसे बड़ी चीज़ देखते हैं कि रिलेटिव वैल्यूएशंस। रिलेटिव वैल्यूएशंस का मतलब है कि उनके पीयर्स हैं या कह लें जो सिमिलर बिजनेस में कंपनियां काम कर रही हैं वो कैसा कर रही हैं, और उनके साथ वैल्यूएशंस के जो पैरामीटर्स हम देखते हैं वो कैसे हैं। सबसे पहली चीज़ कि हम जब NBFC या फिर कह लें कि बैंक्स की बात करें तो हम उनको उनके बुक वैल्यू को बहुत ही इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द पीरियड हम कह लें वो बुक वैल्यू ही उनका पूरा एसेट होता है, शेयर होल्डर्स की एसेट वैल्यू होती है बुक वैल्यू, और वो बुक वैल्यू का ग्रोथ होना या डी ग्रोथ होना टोटल शेयर होल्डर्स के वैल्यू को
ग्रोथ या डिग्रोथ को दर्शाता है। तो चलिए हम सिलसिलेवार तरीके से देखेंगे कि पूरे सेक्टर में किस तरह से पहले हो रहा है। तो सबसे बड़ी जो है कंपनी सेक्टर की है वो HDFC लिमिटेड है। HDFC लिमिटेड जो कि HDFC बैंक की पेरेंट कंपनी है, और HDFC बैंक के मिस्टर आदित्य पुरी ज्वाइन करने वाले हैं इस कंपनी में। तो HDFC बैंक का जो करंट मार्केट प्राइस है वो तकरीबन 2620 रुपये के आसपास है। बुक वैल्यू 868 रुपये की है, और कंपनी का जो प्राइस टू बुक हम काफ़ी देखते हैं NBFC या बैंक्स में, तो वो प्राइस टू बुक्स मतलब उनके बुक वैल्यू का जो प्राइस है वो 3 टाइम्स है। तो बुक वैल्यू से 3 टाइम्स उनका करंट मार्केट प्राइस है। PE रेशियो जिसे हम कहते हैं, प्राइस टू अर्निंग रेशियो 25 है। रिटर्न ऑन इक्विटी ये भी बहुत बड़ी चीज़ होती है कि हम बैंकिंग सेक्टर में देखते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी वो 13% के करीब है, और कह लें कि रिटर्न ऑन एसेट्स, अब टोटल एसेट जो कंपनी के पास होती है उस पर क्या रिटर्न छोड़ रहे हैं, तो 2.63 है। और HDFC इज ए बेंचमार्क कह लें कि ये पूरे सेक्टर में। उसके बाद LIC के देख लें तो LIC अपने प्राइस टू बुक में 1.35 है, मतलब उनका जो मार्केट प्राइस है बुक वैल्यू से 1.35 टाइम्स ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, इतना कम क्यों है? क्योंकि इनके जो है देखें जाकर कि रिटर्न ऑन एसेट्स काफ़ी कम है। रिटर्न ऑन एसेट्स 1.15 है, और रिटर्न ऑन इक्विटी ठीक है HDFC के पास है। इवन देन चूंकि रिटर्न ऑन एसेट्स कम है तो इनको कम मिल रहा है प्राइसेस। अब आवास फाइनेंशियल बोर्ड की एक प्राइवेट कंपनी है जिसमें कि बुक वैल्यू का देखें तो 8 टाइम्स जो है करंट मार्केट प्राइस ट्रेड हो रहा है। क्यों ज़्यादा है इसमें, चलिए देखते हैं कि क्यों ज़्यादा है। PE रेशियो काफ़ी ज़्यादा है, 65 है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए 12.87 है। ये सारे डेटा जो हैं वो screener.in से मैंने स्क्रैच किए हुए हैं और वहाँ से लिए हुए हैं डेटा हैं, और आप भी चाहें तो ये डेटा आपको मिल सकते हैं वहाँ पर। अब रिटर्न ऑन एसेट्स जो कंपनी के पास एसेट्स है उसका 3.48 है, पूरा सुपीरियर है। आपके सामने जितनी भी कंपनियां हैं उसमें सबसे सुपीरियर जो है आवास फाइनेंशियल्स रिटर्न ऑन एसेट्स देती है, इसलिए उसको बुक वैल्यू पे ज़्यादा जो है प्राइस पे मिल रहा है उनको वैल्यूएशन। PNB हाउसिंग की बात कर लें, अगर करंट मौजूदा जो प्राइस है वो 1 जो कि लास्ट के समझ लीजिए कि 5-6 दिनों में डबल हो चुका है शेयर, बावजूद उसके प्राइस टू बुक जो है 1.59 है, और कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट्स थोड़ा ख़राब है, 1.23 है। मतलब LIC हाउसिंग से थोड़े अच्छे हैं लेकिन फिर भी कम है, जिसके कारण इनको वैल्यूएशंस जो है जैसा कि LIC हाउसिंग फाइनेंस को मिल रहा है उसी तरह से अभी भी मिल रहा है। मतलब अभी भी हेडरूम यहाँ पे काफ़ी है, बढ़ने के और भी चांसेस हो सकते हैं अगर ये सारे पैरामीटर्स ठीक होते हैं। तो मतलब आपके सामने ये 2 फिगर्स है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि रिटर्न ऑन एसेट्स साथ ही साथ रिटर्न ऑन इक्विटी। जो जिन कंपनियों में ये दोनों चीज़ें अच्छी हैं, आप देखो उनको प्राइस टू बुक काफ़ी अच्छा मिल रहा है। मतलब ये चीज़ देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जिस कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट्स अच्छा हो और जिस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छी हो, उस कंपनी को मार्केट भाव देता है। और मार्केट में भाव भगवान से, अगर भाव अच्छा दे रहा है तो इट्स गुड, कंपनी इज डूइंग गुड। और PNB हाउसिंग में अब देखें कि लास्ट ईयर से बिजनेसेस श्रिंक हुए हैं, एसेट अंडर मैनेजमेंट श्रिंक हुआ है, लोन एसेट श्रिंक हुई है। बावजूद इसके एक चीज़ अच्छी हुई है, वो क्या कि बुक वैल्यू में ग्रोथ हुआ है। कैसे हुआ है, अब देखिए 530 रुपए की बुक वैल्यू तकरीबन जो है इस साल कंपनी ने पोस्ट की है। लास्ट ईयर 475 रुपए थे, तो बुक वैल्यू में 11.6% का ग्रोथ हुआ है। इसका मतलब है कि कंपनी में जो ग्रोथ है एक्चुअल में बिजनेसेस श्रिंक हुए हैं, लेकिन चूंकि पैंडेमिक पीरियड में प्रीवियस ईयर इसमें कम प्रॉफिट थी, उस लिहाज से देखेंगे तो इस साल कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू एडिशन किया है डिस्पाइट कि बिजनेसेस श्रिंक हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि कोई भी चीज़ कंपनी करे तो अपने शेयर होल्डर्स को क्या दे रही है, पर्कुलेशन ऑफ प्रॉफिट टू द शेयर होल्डर्स, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसमें अगर कोई भी मशक्कत करती है कंपनी तो वो शेयर होल्डर्स के लिए ठीक होता है और वैल्यूएशंस फिर मिलने चालू होते हैं। और अगर वैल्यूएशंस की बात कर लें तो अभी भी सप्रेस्ड वैल्यूएशंस हैं। जिस तरह से मैनेजमेंट चेंज होने की बात की जा रही है और जिस तरह से सारी चीज़ें कंपनी आर्गुमेंट कर रही है, मुझे लग रहा है कि कंपनी में ये चीज़ें आने वाले दिनों में हो सकता है कि प्राइस और भी यहाँ से इन्फ्लेट हो, जो कि अभी डबल हो चुके हैं। तो मुझे लग रहा है कि किसी भी गिरावट में इसको लेना चाहिए। और जिस तरह से मैनेजमेंट चेंज की बात हो रही है और बहुत सारी चीज़ें इसमें हो रही हैं, वो बहुत ही अच्छी हो सकती हैं आने वाली। लेकिन ये सारी चीज़ें देखकर ऐसा लगता है कि जब मैनेजमेंट चेंज
विद विजन और इतनी बड़ी लेगेसी आएगी, तो इसमें डेफिनेटली चेंजेज आएंगे। और बहुत दिनों पहले अगर देखें, जबकि ये चीज़ें नहीं चल रही थी, तो उसमें सप्रेस्ड वैल्यूएशंस पे सारी चीज़ें मिल रही थी, क्योंकि कंपनी का 4% के करीब GNPA हो चुका है। वो एक चिंता का विषय था, शायद इसलिए सप्रेस्ड वैल्यूएशन थे। बुक वैल्यू के भी नीचे कंपनी के प्राइसेस मिल रहे थे, जो कि अभी 530 रुपये है, और अभी कुछ दिन पहले 4-5 दिन पहले ये 400 रुपये के नीचे था। तो मार्केट में कभी भी कंपनियां अच्छी नहीं करती हैं तो उनको भाव नहीं देते हैं, लेकिन कंपनियों में ये उम्मीद है, अभी कंपनी ने किया नहीं है, क्योंकि एक बहुत बड़ा ऑर्गेनिक चेंज होने जा रहा है कंपनी के अंदर, और ये जो चेंज होगा वो शायद आने वाले दिनों में कंपनी के लिए अच्छा हो सकता है, क्योंकि ये जितने भी लोग इनके साथ जुड़ेंगे, या आदित्य पुरी जुड़ेंगे, और आदित्य पुरी को पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री में हर कोई जानता है, और कह लें कि HDFC बैंक को कहाँ से कहाँ पर लेके चले गए, और आज HDFC बैंक का जो वैल्यूएशंस हैं कई लाखों करोड़ में है, मल्टीपल्स में है। तो वो चीज़ ऑगुमेंट की है उन्होंने अपनी लीडरशिप के द्वारा, और वो जो एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं। और आज के दिन में अगर देखें कि PNB हाउसिंग फाइनेंस का जो मार्केट कैप है वो केवल 14,000 करोड़ का है, और 14,000 करोड़ का मार्केट कैप है, और कुछ दिनों पहले मतलब 7,000 करोड़ के करीब का मार्केट कैप था। अब ऐसे लोग अगर जुड़ते हैं तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी का दरवाज़ा खुलता है कि बहुत बड़े चेंजेस हो सकते हैं कंपनी में। तो वो सारी चीज़ें अभी हैं, एक्स फैक्टर है, और वही एक्स फैक्टर के कारण और कंपनी में कभी भी अगर करेक्शन हो, मार्केट में अगर कोई बिगर करेक्शंस हो, तो इन चीज़ों को देखना चाहिए। क्योंकि मैंने आपके सामने एक एग्जांपल रखा था इंडसइंड बैंक का, जो कि 50 रुपये से लेकर समझिए 150 के बीच में ट्रेड हो रहा था, लेकिन जैसे ही लीडरशिप चेंज हुई धीरे धीरे, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत टाइम लगता है इसको चेंज होने में। कोई भी चीज़ अगर चेंज होता है तो ओवरनाइट नहीं होता। प्राइसेस डेफिनेटली ओवरनाइट चेंज हो गए हैं, लेकिन फंडामेंटल्स में चेंज होने में काफ़ी टाइम लगते हैं, तो वो टाइम लगेगा। तो वो टाइम में अगर कोई भी बैड न्यूज़ हो इकोनॉमी में, या करेक्शन हो, और मार्केट में अगर कोई बड़ा फॉल हो, तो इस स्टॉक में भी करेक्शन होगा, और उस समय ये चीज़ को ध्यान रखना चाहिए कि कंपनी में सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, और उस समय इस कंपनी को फिर स्टॉक प्राइस में निवेश करना चाहिए लॉन्ग टर्म होराइजन को लेके, क्योंकि एक बहुत ही छोटे मार्केट कैप की कंपनी है, और पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा इसमें देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ये भी बताएं कि आपको और कौन सी कंपनियों के बारे में जानना है वो भी बताएं, ताकि हमें अगर टाइम टू टाइम एनालाइज करें और आपको बताएं, आपके सामने सारी पिक्चर को क्लियर करें कि शेयर होल्डर्स पर्सपेक्टिव में क्या चीज़ें अच्छी हो सकती हैं उन कंपनियों के बारे में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।